आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरएफसी के बारे में। जी हाँ, रेलवे का बहुत ही धांसू स्टॉक है जिसे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक रेलवे की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। रेलवे में जो कुछ भी काम होता है, कोई भी कंपनी करती है, उसको फाइनेंस करने के लिए एक इकलौता स्टॉक है ये। तो इस स्टॉक के बारे में हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे और आज की वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम लोग डीपली फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिसमें आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये पीएसयू सेक्टर का एक यूनिक स्टॉक है। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,61,211 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है और फाइनेंशियल मैटर में हम अभी पेयर कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें ये नंबर 1 पे है। तो जैसे कि नंबर 1 पे है तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़बरदस्त है। स्टॉक का करंट पी देखें तो लगभग 25 का है, 24.7 का। और इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो लगभग 20 का है। तो इंडस्ट्रीज पी से कंपेयर करते हैं तो स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आरओसी की बात करें तो लगभग 6 का है और आरओई लगभग 14 का है। तो आरओसी थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन आरओई ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे। यही स्टॉक का बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 40 का है और करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 123 पे। आज इस स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, लगभग 2.5% की। यही इस स्टॉक की बाउंड वीक हाई की बात करें तो लगभग 230 का है और बाउंड वीक लो है जो 108 का है। डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड देने में भी ये कंपनी ठीक ठाक अपने इन्वेस्टर को, स्टॉक होल्डर को अच्छी डिविडेंड देने में जानी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया था। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है और यही कंपनी का काम ही है रुपये का लेन देन करना, यानी पैसा एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ देना। तो इस कंडीशन में एक फाइनेंस की कंपनी है तो इसके ऊपर लाजमी है कि डेप्थ तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो डेप्थ है कंपनी के ऊपर लगभग 4,06,528 करोड़ का। यही कंपनी के पास कैश जो है वो 325 करोड़ का है, यानी कैश कंपनी जो भी एक तरफ से ली है वो दूसरी तरफ अपना दे दी है। तो इसलिए इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कम है, बोलिए तो ना के बराबर। अगर 4,06,528 करोड़ के सामने 325 करोड़ यानी कैश इनके पास कम है, और ये अच्छी बात है। अगर अपने पास कैश कम है और वो पैसे ज़्यादा बाहर से उठा रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं तो उन पर उनका इनकम ज़्यादा होगा। यही कंपनी की अगर बात करें बाउंड वीक हाई से कितना करेक्ट हो चुका है, यानी करेक्शन तो अभी अच्छे स्टॉकों में देखने को मिल रही है, तो लगभग इसमें भी 46% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बाउंड वीक हाई से। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर 50% कोई स्टॉक करेक्ट हो चुका है तो उसमें संभावना तलाशी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक में संभावना तलाशी जा सकती है, लेकिन हाँ आईआरएफसी की बात ही कुछ अलग है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे की भी कुछ लॉजिक है। अब आइए, ये स्टॉक अभी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था, यानी लगभग 3-4 साल हुए लिस्टिंग के इसके, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल भी मेरे ख्याल से नहीं हुए अभी। तो आइए हम इसकी मीडियम पी देखते हैं। अगर पिछले 5 साल में 7 का इसका मीडियम पी है, उसके अकॉर्डिंग तो ये लगभग 24-25 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव कंसीडर किया जाएगा। पिछले 3 साल का देखें तो यहाँ पे 15 का मीडियम पी देखा और अभी फिलहाल ये 24 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है, यानी 3 साल में भी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। और लास्ट 1 साल के देखें तो 1 साल में लगभग 32 का है, इसके सामने ये अभी चीपर वैल्यू पे नज़र आ रहा है। तो हम लोग 1 साल के बारे में तो अभी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, कम से कम 3 साल 5 साल के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस वीडियो को लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हैं तब तो ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये वीडियो देखना कोई लाभदायी नहीं है, लाभकारी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चूँकि इसमें जो भी फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हम लोग देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। अभी जो मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, और लॉन्ग टर्म में कम से कम 3 साल 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो बेहतर है। वहीं इस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिससे देखने में बोरिंग लगेगी। अब यहीं पे इसमें कुछ पेयर कंपनी है। पेयर कंपनी को अगर देखें तो इस लिस्ट में 7 कंपनी का नाम है, जिसमें मैंने आप लोगों से पहले ही जिक्र किया था कि नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यही इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लगभग 9% का, और जो सेल ग्रोथ है वो लगभग 2% का है। कुछ तो कंपनी है जिनकी रिटर्न नेगेटिव में चल रहा है। फाइनेंस के सेक्टर में कुछ कंपनी है जो कि अभी नेगेटिव में भी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि टूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड गुजरात स्टेट फाइनेंस।
ये दोनों कंपनी तो नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाँ यहीं कुछ अच्छे स्टॉक की बात करें तो IFCI और दूसरा इरेडा, जिसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पावर फाइनेंस भी बेहतर स्टॉक कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं IRFC के बारे में। तो IRFC का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ग्रोथ हम लोगों ने देखा, सेल ग्रोथ देखा, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 कंपनी है। अब यहीं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर Q2 से कंपेयर करते हैं तो Q2 में लगभग 6,900 करोड़ का सेल अचीव किया था कंपनी ने। वहीं अगर Q3 का देखें तो 6,763 करोड़ का है, यानी लगभग 150 करोड़ का डाउनफॉल हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है सेल में। मतलब कंपनी जो लोन बांटती है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। यहीं ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे मामूली जंप, यानी लगभग 30 करोड़ का जंप, यानी ऑलमोस्ट कहेंगे तो ईयरली बेसिस पे फ्लैट है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 150 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, ये दिसंबर 2023 का Q3 में। अब हम लोग अगर देखें पीछे का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ पे इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, तो इससे पहले अगर दिसंबर की बात करें, ये तो 2024 में हम लोग Q2 और Q3 से कंपेयर किए तो इस पर डाउन हमें देखने को मिला। लेकिन यहीं अगर 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें जैसा अभी देखने को मिल रहा है, इसी तरह का कुछ सिचुएशन पिछले साल भी कंपनी के साथ हुआ था, जो कि लगभग 30 करोड़ के समथिंग में, 25 करोड़ के समथिंग में डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो मार्च में यानी Q4 का रिजल्ट आया उसमें और थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, जो कि 6,474 करोड़ का, यानी 6,474 करोड़ का सेल हासिल किया था कंपनी ने। इससे पहले अगर 2021 की बात करें तो 5,096 करोड़ से 5,932 करोड़, यानी कंटिन्यू कंपनी अगर हम लोग देखें तो 2022-23 में और इसके बाद 2022-23 की अगर हम लोग तुलना करते हैं और 2023-24 में, तो ये Q3 और Q4 से कंपनी अभी जो रिजल्ट, कंपनी अभी जो नंबर Q2 के कंपेयर में कंपनी ने जो Q3 में नंबर प्रेजेंट किए हैं, उससे जो Q4 का नंबर आएगा वो अनुमान के अकॉर्डिंग डाउन ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चूँकि 2023-24 में भी कंपनी ने ऐसे ही परफॉर्म किया था और 2022-23 में भी ऐसे ही किया था। अगर हम लोग देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो Q4 का नंबर आएगा वो अभी जो 6,763 करोड़ का सेल है, इसके सामने कंपनी नंबर कम ही पेश कर सकती है। हो सकता है 6,500 करोड़ का भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो पीछे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा ही है। अब ये तो हम लोगों ने देखा सेल, और सेल के साथ जो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस लगभग कंपनी का वैसे ही है। हाँ, हर एक क्वार्टर में बढ़ता ही गया है, घटने का तो बहुत कम ही केस देखने को मिल रहा है। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी 99 to 100%, चूँकि इनका खर्चा ही नहीं है, बस 4 स्टाफ लेके ये सारे काम करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट बना रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो रोल ये है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग कंपनी ने 40 करोड़ का, लगभग 32 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो। और यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो भले कंपनी के सेल में लगभग 150 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ ज़्यादा बनाया, 19-20 करोड़ ज़्यादा बनाया। तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी की रेवेन्यू भले ही डाउन हुई है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कंटिन्यू बना रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेलवे सेक्टर का सबसे धुरंधर स्टॉक है। यहीं EPS की बात करें तो जो पिछले साल Q3 में 1.22 का था और इस साल Q2 में 1.23 का था, वो अभी बढ़ के 1.25 का हो गया। ये तो हम लोगों ने देखा कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट, सेल, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। सेल में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट ठीक ठाक बना रही है। यही ईयरली बेसिस पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी नंबर हमें लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। 100% या बोले तो 99% कंपनी प्रॉफिट हासिल कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। यही कंपाउंडिंग सेल की देखें, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ का नंबर कंपनी ने लगभग ठीक ठाक पेश किया है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी ठीक ठाक ही कहेंगे। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये पिछले 3 साल का तो ठीक है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। यही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो नंबर कुछ एट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, ये है कि
अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसे अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके वो अपने आप को गिल्टी भी फील नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट 15% का CAGR अगर कहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वो गलत नहीं कहेंगे, कंपाउंडिंग में बहुत ही बेहतर कंसिडर किया जा सकता है। बैलेंस शीट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास अभी जो रिजर्व है 38,396 करोड़ है। यही कंपनी की जो लायबिलिटी है, चूँकि फाइनेंस सेक्टर का है तो कर्जा देती है तो कर्जा इनके ऊपर भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो रिजर्व है लगभग उतना ही उनके पास लायबिलिटी भी है। यही कंपनी के एसिड्स की बात करें तो कंपनी ने एसिड्स में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ऐसा कहने के पीछे लॉजिक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मार्च 2013 में कंपनी का जो एसिड्स था 70,755 करोड़, मार्च 2014 की अगर बात करें 83,930 करोड़, मार्च 2015 की बात करें तो 87,647 करोड़। हम 10 साल में देखते हैं कंपनी क्या ग्रोथ की है। 87,647 करोड़ से बढ़ के जो एसिड्स है, कितना हम लोगों ने देखा था 87,600, वो बढ़ के अब हो गया है 4,94,348 करोड़। ये है एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी का पहचान। ऐसा एसिड्स में जितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 साल में, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप इस वीडियो पे देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं, जिसमें इस तरह का कम से कम 10 साल में एसिड्स 3 गुना तो होना चाहिए। तो अगर हम देखें इस कंपनी का एसिड्स, तो जहाँ 87 से अगर 90 भी रखे मानते हैं तो लगभग 2 लाख क्रॉस करना चाहिए, जो कि कंपनी ने लगभग 5 लाख के आसपास में नंबर हासिल किया है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। लेकिन ये स्टॉक शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा और डाउनफॉल या करेक्शन देखने को मिले, तो वो एक्यूमुलेशन के लिए होगा। यही अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास कंटिन्यू स्टेबल स्टॉक दिख रहा है, जो कि 86.36% का है। और यहीं FI की बात करें तो FI भी लगभग 1% के आसपास में इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। DI की बात करें तो DI लगभग 100% है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग में हम लोग देखें तो थोड़ा सा इनका नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग लगभग 11.5% के अराउंड में है। तो अभी इसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग चाहे OFS ला के कम करे या जो कुछ भी जैसे भी अपना कम करना हो, या डायरेक्ट पब्लिक को माल बेचे, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपनी होल्डिंग कम करे। लेकिन जो सेबी का गाइडलाइंस है कि कोई भी कंपनी लिस्ट होने के 3 साल तक के पीरियड में, यानी 3 साल के बाद उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से नीचे करना ही है। ये उनकी प्रॉब्लम है, इससे ऊपर रख नहीं सकते, 75% भी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो इसलिए इसमें प्रमोटर को आने वाले दिनों में अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। ये इस स्टॉक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लगभग 10-11% होल्डिंग कम होगी आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरह से होल्डिंग अपनी कम करी है, ऑफिस के जरिए या फिर किसी और तरीके से। और वहीं हम लोगों ने देखा कंपनी अपनी जो एसिड्स है वो कंटिन्यू अच्छा ग्रो कर रही है। अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड का क्या पोजीशन है, जो बिग प्लेयर है वो इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर हम देखते हैं, जो बिग प्लेयर हैं हमारे इंडिया में, तो सितंबर में इनकी तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिला। अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की बाइंग थी, दिसंबर में ज़बरदस्त बाइंग हमें देखने को मिला, लेकिन जनवरी में वहीं इस स्टॉक में सेलिंग देखने को मिला है। जो अभी डाटा है फरवरी मंथ का, उसके बारे में हम लोग बात करें तो जो सबसे बड़ा सेलर है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि जनवरी मंथ में ही अपना स्टेक कम किया था 0.03%। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 35,37,430 इक्विटी का सेलिंग किया था। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है, ये भी जनवरी मंथ का ही डाटा इसमें अपडेट है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर, जो कि 2,35,633 इक्विटी की सेलिंग किया है। परसेंटेज टर्म में 0.00% बनता है। तो ये तो म्यूचुअल फंड वाले अभी इस स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें अभी वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। IRFC का आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और यदि आप नए फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इस स्टॉक का, तो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो
पॉजिटिव लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।